जय हिंद फ्रेंड्स। तो घटना चक्र की सीरीज़ में जो हमने स्टार्ट किया था टफ क्वेश्चन की सीरीज़, इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है यूनानी आक्रमण। तो यूनानी आक्रमण से बनने वाले जितने भी टफ क्वेश्चन हैं उसको हम कवर करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कथन कह रहा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया था। तो लगभग 2 वर्ष का जो अभियान चला था उसमें सिकंदर महान ने क्या किया था कि 325 ईस्वी पूर्व में इसने भारत छोड़ दिया और वह चंद्रगुप्त मौर्य से क्या हुआ था, तो पराजित हुआ था। तो क्या ये सही है? तो इसका है ए सही है, लेकिन आर गलत है। क्यों गलत है इसकी व्याख्या हम देखते हैं कि हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईस्वी पूर्व के वसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला था। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईस्वी पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल में वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों में से क्या थी। तो इसमें है कि निम्न क्या कारण थी। तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी फौज जो है बहुत बेहतर थी। फिर तीसरा कह रहा है कि उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली थी, वह एक अच्छा प्रशासक था, ये गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी व्याख्या कि सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 जो है वो सत्य थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ तक 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के भी बनने वाले सारे हम टफ क्वेश्चन की देखेंगे। जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है उसको हम स्किप करते हैं। तो आइए इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अशोक के, ये देखिए, एक अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं के उल्लेख किया गया है। तो ये द्वितीय मुख्य जो मतलब शिलालेख है, द्वितीय मुख्य शिलालेख उसमें किया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संस्कृति होने का उल्लेख मिलता है। किस मतलब किस स्रोत के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा दूसरा, दीपवंश था और एक महावंश था। दीपवंश और महावंश में अशोक का ये ऐसा स्रोत था कि जिसमें पता चलता नहीं, ये ऐसा स्रोत था जिससे पता चलता है कि अशोक के राज्य में तृतीय बौद्ध संस्कृति हुई थी। एक दीपवंश था और महावंश था। इसका डिटेल भी हम देख लेते हैं कि सिंगली अनुश्रुतियों जैसे कि दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता है वो मोगलीपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। फिर है निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन कौन से थे इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक थे और बिंदुसार था। ठीक है, नहीं, अशोक और दशरथ, 2 और 4 अशोक और दशरथ थे। मौर्य शासकों अशोक और उसका पुत्र दशरथ जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था, देवनाम प्रियदर्शी, ऐसे करके भी अशोक की जो है उपाधि थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 48 है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था। जब तीर्थ यात्रा के समय जो अशोक थे वो निम्न मार्ग में गए और किस मार्ग का उन्होंने अनुगमन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले वो लुम्बिनी 4, उसके बाद आ जाएगा सारनाथ। लुम्बिनी फिर सारनाथ, सॉरी गलत है, पहले लुम्बिनी तो उसके बाद फिर कपिलवस्तु। लुम्बिनी के बाद वो कपिलवस्तु गए, कपिलवस्तु से गया गए, गया से वो गए सारनाथ और फिर सारनाथ से वो कुशीनगर गए, कुशीनगर से वो गए श्रावस्ती। इनका हम डिटेल देख लेते हैं कि अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राओं को रोक दिया था। उनके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया था। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष
बाद रुम्मनदेही अभिलेख लुम्बिनी गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंस्टेड आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक उनका था अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय में द इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं के क्रम इस प्रकार दिए कि जैसे पहले लुम्बिनी, फिर लुम्बिनी से कपिलवस्तु गए, कपिलवस्तु से वो बोध गया गए, फिर सारनाथ गए, फिर कुशीनगर गए और श्रावस्ती गए। तो ऐसे हम याद कर लेते हैं ना, थोड़ा इसका क्रम याद कर लेते हैं कि अशोक पहले कहाँ गए, तो लुम्बिनी गए क्योंकि जहाँ उनका जन्म हुआ था बुद्ध का। फिर कपिलवस्तु गए तो लुम्बिनी गया तो पता चला कि कपिल हैं वो गांव में आए हैं। तो अशोक ऐसा सुन के कपिल शर्मा का सुन के मैं बस रिलेट कर रही हूँ, तो वो कपिल का सुन के मतलब गांव गए तो मतलब बोध गया। फिर वहाँ से पता चला कि नहीं, कपिल वहाँ गए हैं जहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, तो सारनाथ, तो उसके बाद वहाँ पे कुशीनगर और फिर श्रावस्ती। थोड़ा सा रिलेट करने पे ना भूलेगा नहीं। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें जो नेक्स्ट टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान पर वह स्थान जिस राज्य में है, ये पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा जो है वो सही है? तो देखिए बी इसमें कह रहा है केवल 2 युग्म सही हैं। कौन कौन से हैं? तो धौली ओडिशा कह रहा है, फिर एर्रागुडी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ मध्य प्रदेश और कालसी जो है वो कर्नाटक में कह रहा है। IAS प्री 2022 का क्वेश्चन है। अब इसका तो हमें पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। तो देखिए अशोक के जो शिलालेखों में जो धौली था वो ओडिशा में था, तो पहला तो सही है। फिर एर्रागुडी जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, वो ओडिशा में है, और कालसी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। मतलब जौगढ़ जो है वो ओडिशा में और कालसी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में जो है अवस्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं टफ क्वेश्चन की सीरीज में। क्वेश्चन है कि किसके बारे में ये कथन है। IAS प्री 2020 का क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श किया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, अपितु वो अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये अशोक के 12वें शिलालेख में उद्धृत है। ठीक है, मौर्य शासक अशोक के 12वें शिलालेख में जो है ये उद्धृत है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे 1 लाइनर ही दिए हुए हैं। ये कथन का क्वेश्चन है 90 नंबर की अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। क्या सही है? तो यार दोनों सही है, पर और इसका स्पष्टीकरण भी जो है वो करता है। अशोक ने क्या किया था? अशोक ने कलिंग मौर्य साम्राज्य को जोड़ लिया था, बिल्कुल सही है। कलिंग जो था वो दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। यार दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी करता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद राज्याभिषेक जब हुआ था उसके 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया। उस समय मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया, मतलब कलिंग को मौर्य में मिला लिया। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क कर लिया और समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्गों से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। मतलब जो भी मौर्यकालीन शासक थे उन्होंने कभी भी धार्मिक आधार पर, धर्म के नाम पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो क्या ये सही है? सी ऑप्शन कह रहा है कि ए तो सही है लेकिन आर जो है ये गलत है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने क्या विद्रोह किया था। तो देखिए धार्मिक आधार पर भूदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मतलब धार्मिक आधार पर कभी भूदान हुआ था, इसका जो पहला साक्ष्य था ना वो मौर्योत्तर युगीन जो राजवंश था, मतलब कि सातवाहन के समय एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भू दान स्वरूप नहीं दिया था। भूदान के विरुद्ध कृषकों का विद्रोह का भी कोई वर्णन नहीं प्राप्त है, इसलिए कथन तो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें
मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? तो मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, उसमें किया गया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा शिल्पकार, पांचवा योद्धा और छठवां जो है वो निरीक्षक, सातवां मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा को प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता था। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उसे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 108, इसमें कह रहा है कि मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। किसका विकास किया था? तो संस्कृति, कला व साहित्य का इन्होंने विकास किया था, प्रांतीय विभाजन का इन्होंने विकास किया था, और डी हिंदकुश तथा तक साम्राज्य का विकास किया था। ए और सी हो जाएगा। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मौर्य नरेशों के बारे में। तो देखिए, मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला एवं साहित्य का विकास में महती भूमिका अदा की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था वो उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सोपारा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत तत्कालीन भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। कौन कौन से थे? उत्तरापथ, अवंतिरट, कलिंग और दक्षिणापथ एवं प्राच्य एवं पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों का भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद, यवन, इंडो ग्रीक शासकों को है। अतः मौर्य नरेशों के संबंध में कथन ए, सी और डी जो है ये सत्य है। सोने के सिक्के का कुछ ऐसा कुछ नहीं था। ये बी जो है ये गलत है। ए, सी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये थोड़ा सा है। पको दक सन्निरोधव मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। तो इसका हो जाएगा बी, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर ऐसा जुर्माना लिया जाता था। अधिकारी व उसके कार्य दिए हुए हैं, जैसे कि तलार। तलार जो है बी ऑप्शन है। तलार जो है ये रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी थे। ताले हम कब लगाएंगे? रात में कहीं जाएंगे तो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था। पट्टकोल कौन था? तो ये जो था वो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। पट्टकोल मतलब पटक के कोई मतलब वसूली कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए, ग्रामीण कर वसूली करने वाला। साहसाधिपति कौन थे? तो ये चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी था। बलाधीप कौन था? तो बलाधीप जो था वो चुंगी का रक्षक था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टफ क्वेश्चन की सीरीज में हमारा है 118। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से न्यायालय थे? तो देखते हैं। धर्म स्थायी था और चौथा था कंटक शोधन था। धर्म स्थायी और कंटक शोधन, इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे। एक था धर्म स्थायी और दूसरा था कंटक शोधन। धर्म स्थायी दीवानी तथा कंटक शोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। प्रतिष्ठा किसे कौन था? तो प्रतिष्ठा था, ये जो प्रतिष्ठा है वो फौजदारी न्यायालय, यानी कि कंटक शोधन जो था उसका क्या था ये? तो ये उसका न्यायाधीश था। और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। मतलब जो व्यवहारिक था वो धर्म स्थायी, मतलब जिसे हम दीवानी न्यायालय कहते हैं, उसका वो क्या था? न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य और धर्मोपधा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते हैं, उन्हें न्यायाधीश बनाया जाता था। इसलिए हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, धर्मस्थयी और कंटक शोधन। धर्मस्थयी दीवानी का था और कंटक शोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय था। और इसका हमने पढ़ भी लिया कौन सा था? तो फौजदारी के जो न्यायाधीश थे वो मतलब कि कंटक शोधन के प्रतिष्ठा थे, और जो धर्मस्थयी था मतलब इसके कौन थे? तो इसके व्यवहारिक थे। ऐसे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में भारत में किसी न किसी समय आए, मतलब कैसे, मतलब इसका काल क्रमानुसार बताना है। कौन? तो देखिए इसमें दिया है
बी ऑप्शन। पहले कौन आए थे? तो पहले आया था मेगास्थनीज। पहले कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बाद आया फाह्यान। फाह्यान के बाद आया था ह्वेनसांग। उसके बाद आया इत्सिंग। मतलब 3 1 4 2 ऐसा है इसका क्रम। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि यूनानी शासक शैल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मतलब मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो शैल्यूकस ने भेजा था। और इसने किसके दरबार में आया था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने किस बुक की रचना की थी? इंडिका की थी। चीनी यात्री था फाह्यान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चीनी किसके समय आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जो कि फाह्यान था। उसके बाद चीनी यात्री था ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था। और इत्सिंग जो था वो 7वीं सदी में भारत आया था। तो इसलिए हमारा जो क्रम हो जाएगा, पहले कौन आया? मेगास्थनीज आया। उसके बाद कौन आया? तो मेगास्थनीज के बाद आया फाह्यान। फाह्यान के बाद आया ह्वेनसांग, फिर आया इत्सिंग। तो ये हमारा क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को क्या कहते थे? तो इसका हो जाएगा दूसरा। चंद्रगुप्त को हम सैंड्रोकोटस कहते थे। बिंदुसार कौन था? तो आमित्रघात था ये। ठीक है। अशोक को प्रियदर्शी कहते थे। अशोक प्रियदर्शी। और चाणक्य विष्णुगुप्त। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। फिर दूसरा है कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। तीसरा है कि आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया। क्या इसमें सही है? पहले तो क्या कह रहा है कि बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। फिर क्या रहा है कि देवभूति जो थे, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी। उसके बाद कह रहा है कि आंध्र जो कण्व राजवंश के जो मतलब अंतिम शासक को पद वंचित किया था। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं क्या इसमें सही है। डी कह रहा है कि मतलब इसमें जो है 1 2 और 3 सभी सही हैं। एक बार हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या की थी, वो शुंग राजवंश की स्थापना की थी। वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया था। मतलब जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, वो किसके षड्यंत्र के द्वारा मारा गया था? वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मारा गया था। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक थे सुशर्मा। इन्हें अपने आंध्र जातीय में शिमुक द्वारा मार डाला गया था। तो इसलिए इसमें 1 2 3 जो है सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो कौन से शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 चंद्रगुप्त मौर्य थे और अशोक थे। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ईस्वी सन के पूर्व में कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की और ध्यान दिया कि उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील खुदवाई थी। किसने? पुष्पगुप्त ने, जो वैश्य थे, उन्होंने सुदर्शन झील खुदवाई। तथा अशोक के समय में तुषाश्प ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व इससे नहरें निकाली थी। शक क्षत्रप थे रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। मतलब किन दोनों के? तो एक पुष्पगुप्त वैश्य के और एक जो अशोक के समय पर तुषासक जो था, इन दोनों का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। शक शासक रुद्रादमन जो थे, ये सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख ने शक शासक रुद्रादमन के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख ने इस झील के बांध की मरम्मत कराई थी। अब देखिए इस झील के बारे में, चूंकि रुद्रादमन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रादमन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका जो समय था वो ईस्वी सन के बाद, मतलब 150 ईस्वी। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय इसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने भी इस झील का पुनरुद्धार
करवाया था। लेकिन यहाँ पे ईस्वी सन के पूर्व पूछा है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक हो जाएगा। अब बाकी इनमें किसका किसका नाम था तो हम लोगों ने देख ही लिया, एक बार और हम देख लेते हैं। पुष्पगुप्त वैश्य का नाम है, उसके बाद जो ये तुषाप ने भी करवाया था, इस नहरें निकाली थी, ठीक है। फिर उसके बाद रुद्रादमन जो थे, ठीक, और एक गवर्नर थे सुविशाख ने भी इस झील की मरम्मत करवाई थी। उसके बाद किसका नाम आया था, तो एक नाम ये था पर्णदत्त का था, ठीक है। पर्णदत्त के पुत्र थे चक्रपालित ने भी इस झील का पुनरुद्धार कराया था। तो पहला मतलब 1 2 3 4 लोग थे इसमें, तो थोड़ा सा हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है कैसे क्वेश्चन पूछ दें। फिर है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। पूछा है निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, तो पहला दे रहा है कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं थी, 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। फिर कह रहा है कि यह अभिलेख इन गुफाओं की आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। डी कह रहा है कि ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो पूछा है कौन सा जो है ये गलत है, तो इसमें हम देख लेते हैं असत्य पूछा है, तो लास्ट वाला ही दे रहा है। अब हम इसे पढ़ते हैं कि जो बिहार का जहानाबाद जिले में स्थित था बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी। नागार्जुन में 3 गुफाएं हैं, कौन सी, बराबर नामक पहाड़ी पर नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। अब हमें याद रखना है नागार्जुन पे कितनी थी, 3, और बराबर पे कितनी थी, बराबर पे 4 गुफाएं थी, जिसमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर, मतलब 3 गुफाओं की जो दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी जो गुफा थी इसमें मौखरी शासक अनंत वर्मा के लेख मिले हैं। प्रथम 3 जो गुफा थी वो अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित करती हैं। पहले तो 3 गुफा पे क्या था, अशोक के लेख उत्कीर्ण थे। चौथी गुफा में क्या था, लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख था। मतलब बराबर में जो 4 गुफाएं थी, 3 पे अशोक के लेख थे और जो एक चौथी थी उस पे अनंत वर्मा का लेख था। प्रथम जो 3 गुफा पे अशोक का जो लेख था उसमें द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं का निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए लोथल का संबंध किससे है, तो एनसीआर डॉकयार्ड बिल्कुल सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। उसके बाद है तीसरा कह रहा है राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, गलत है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो चौथा भी सही है। अब हम पढ़ते हैं जो लोथल था एनसीआर डॉकयार्ड सही है। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध सारनाथ सही है। नालंदा जो दिया है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ये भी सही है, परंतु राजगीर का जो दिया हुआ है लायन कैपिटल ऑफ अशोक ये गलत है, ठीक है। इस युग्म का जो सही स्थान होगा लायन कैपिटल ऑफ अशोक का वो सारनाथ होगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे विशाख दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु हैं क्या हैं, तो इसमें कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु। डॉक्टर केपी जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया था। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु थी। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है मौर्योत्तर काल। अब हमें जल्दबाजी में मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री को मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ वीडियो में मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी वो पहली प्लेलिस्ट थी मॉडर्न हिस्ट्री की। अब मैं बनाना स्टार्ट की हूँ तो मैं एक बार फिर मॉडर्न हिस्ट्री की एक मैराथन वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ उसे कवर करूँगी। अब हमारी ये मौर्योत्तर काल है, एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते चलेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन भी दिखते हैं। टफ क्वेश्चन की सीरीज़ में हमें एक्सप्लेनेशन भी ध्यान रखना है। मैंने उसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है क्योंकि मैं फिर दोबारा रिविज़न कर रही थी तो मुझे एहसास हुआ था। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि डेमेट्रियस के बारे में दिया हुआ है तीसरा। इसमें पूछा है तीसरा सही है डेमेट्रियस, तो ये हिंदू यूनानी थे। रुद्रादमन शक थे और गोंडो फर्नीस जो है इन पहलवा से संबंधित है। विम कटफिशस ऐसे कुषाण से संबंधित है। इसमें सही है
सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यूनानी है, शक है और कुषाण है। ये बिल्कुल सही है। इसको मैं याद की थी ना, यू शक और क को कुषाण को मैंने यू शक मतलब यू और शक, जब यू शक आएगा लास्ट में कुषाण आएगा ऐसे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें टफ क्वेश्चन की सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब वन लाइनर ही दिया हुआ है। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 25, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपने उत्तर इंगित करें। तो देखिए इसमें पूछा है ना कि नामों का अध्ययन करें, तो सी हो जाएगा। जैसे कि अश्वघोष है और दूसरा वसुमित्र है। तो अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे और वसुमित्र कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी और कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कम्मन कनिष्क के समकालीन नहीं थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका कुषाण दिया है, गंधार कला शैली बिल्कुल गलत है ये, सॉरी सही है ये। पूछा कौन सा सही सुमेलित है? कुषाण गंधार कला शैली सही है। हड़प्पा सभ्यता का दिया है चित्र दूषण मृतबाण, तो ये गलत है। अब देखिए कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियाँ विकसित थीं, एक गंधार शैली थी और मथुरा शैली थी। तो हमें देखना है कुषाण में गंधार कला शैली दिया सही है, मथुरा शैली भी रहेगा तो वो भी जो है वो भी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो ये 1:35 था। 44 नंबर क्वेश्चन है, राजवंश व सिक्कों की धातुएं दी गई हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सातवाहन जो है स्वर्ण गलत है, शीशे के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र सही है, गुप्त स्वर्ण एवं रजत सही है, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र, तो ए बी और डी सही है, बल्कि सातवाहन वाला गलत है। कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। देखिए कुषाणों ने क्या किए थे, बड़े पैमाने पे मतलब बहुत ज़्यादा रूप से शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए। लेकिन अगर पूछे सर्वप्रथम तो हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। अगर सर्वप्रथम पूछेगा स्वर्ण के अतिरिक्त, ठीक है, कुषाणों ने मतलब कुषाण जो थे ये सोने के अतिरिक्त ताम्र सिक्के भी चलवाए थे। गुप्त ने स्वर्ण तथा रजत तथा कलचुरी शासकों ने जो थे वो स्वर्ण के, रजत और ताम्र मतलब कलचुरी जो थे ये सोने के भी और रजत के भी और ताम्र के भी सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि किस वंश के शासक थे जिन्होंने सोने का, रजत और ताम्र तीनों सिक्के को चलवाया था? तो वो कलचुरी शासक थे और गुप्त काल में सिर्फ स्वर्ण एवं रजत के सिक्के चले थे। कुषाण तो स्वर्ण और तांबे के चलवाए थे, लेकिन सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। इन्होंने चांदी का, तांबे का, शीशे का एवं पोटीन का जो है सिक्का चलवाया था, मिश्रित सिक्का। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, गंधार कला शैली। तो अभी मैंने बताया दो शैली थी, कुषाण की गंधार कला शैली थी और एक मथुरा शैली थी, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख तो रुद्रादमन प्रथम से है, मिलिंद पन्हो तो ये C1 मिनांडर से, तक्षशिला लेख तो ये पतिक से था, तक्षशिला लेख पतिक से। आराम से करेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से इसका जो टफ क्वेश्चन है वो ना माइंड में घुस जाए, ठीक है, अच्छे से हमें समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टफ क्वेश्चन है राजवंश व राजधानी दिया हुआ है, ठीक है। राजवंश व राजधानी जैसे कि सुंग, अब इसकी राजवंश और राजधानी में हम देखते हैं कौन से इसमें सही है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। सुंग राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। जैसे अभी हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं ना, जब माँ कहीं इधर उधर होती हैं तो बच्चे कहीं से भी ढूंढ के माँ के पास चले जाते हैं। तो सूंग के मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, सूंग के पुत्र जो होता है सूंग के माँ के पास चला जाता है, तो कि माँ कहाँ है, तो सूंग से पाटलिपुत्र हम याद रखेंगे। सातवाहन तो पैठन, ठीक है, सातवाहन तो आजकल मतलब वाहन पे बैठने के लिए लोग क्या करते हैं, तो ऐंठते हैं या फिर नहीं बैठना चाहते हैं वाहन पे, ठीक है, लग्जरी कार में बैठना चाहते हैं, ऐसे याद करेंगे। सातवाहन पैठन हो गया। कदम्ब तो कदम बनवासी, कदम हम अपने वन में रखेंगे। चंदेल तो चंदेल मतलब महोबा, इसका हो जाएगा महोबा।
नेक्स्ट है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए इसमें, तो इसका हो जाएगा डी। 1 2 3 बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना जो है सिमुक ने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में की थी। वाकटाक साम्राज्य की स्थापना तृतीय शताब्दी में। पहले क्या हुआ था, प्रथम शताब्दी में सातवाहन, तृतीय में क्या वाकटाक साम्राज्य आया था। विंध्य शक्ति ने की थी। कौन किया था वाकटाक का, तो विंध्य शक्ति ने। जबकि गुजरात के चालुक्य वंश की जो स्थापना है वो 10वीं शताब्दी में। सातवाहन की कब हुई थी, प्रथम में, और वाकटाक की कब हुई थी, तो तृतीय में, और चालुक्य की कब हुई थी, तो 10वीं में। तो क्रम तो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। जो सातवाहन काल था उसमें संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। कारण कह रहा है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। क्या इसमें सही है, ए बिल्कुल सही कह रहा है, ए आर दोनों सही और व्याख्या भी करता है। देखते हैं इसमें। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। जो सातवाहन नरेश थे वो स्वयं विद्वान थे, विद्वा प्रेमी थे और विद्वानों के क्या थे, आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राप्त भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुणाढ़ तथा शरवर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी। पूछ सकता है बृहत कथा नामक ग्रंथ की रक्षा किसने की थी, तो बृहत कथा है ना, बहुत लंबी कथा है, तो गुड़ तो होगा ही, तो गुणाढ़। फिर यह पैसाची प्राकृत भाषा में लिखा गया था। सर्ववर्मन नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। कन्हेरी ने एक अभिलेख से ज्ञात होता है, कन्हेरी का एक अभिलेख है, उससे ज्ञात होता है कि सातवाहन रानी संस्कृति का प्रयोग करती थी। और इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ था। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। ए आर बिल्कुल सही और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही है। अन्य भाषाओं के भी थे, ठीक है। संस्कृत के भी। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो इसका बिल्कुल सही है, 1 और 2 सही हो जाएगा। सातवाहन शासकों के शासन काल में प्राकृत एवं संस्कृति भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक जो हाल ने, सातवाहन एक शासक थे जिनका नाम था हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। सातवाहन काल में स्थापत्य कला के उदाहरण प्राप्त हुए जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकटाक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। सातवाहन वंश की जब शक्ति क्षीण हो गई थी तो वाकटाक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद कह रहा है कि वाकटाक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ और विंध्यशक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। विंध्यशक्ति जो था वो प्रवरसेन का पुत्र था। इसमें क्या सही होगा, इसमें सी सही होगा, केवल 1 जो है वो सही हो जाएगा कि सातवाहन के बाद वाकटाक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। अब देखना है कि इसका मतलब पहला राज्य मतलब राजा कौन था वाकटाक वंश का, इसका हम पढ़ते हैं यहाँ से एक्सप्लेनेशन कि जब सातवाहन वंश की शक्ति जब क्षीण हो गई थी उसके बाद वाकटाक वंश ने दक्षिणापथ में अपना राज्य स्थापित किया। विंध्य शक्ति जो था वो वाकटाक वंश का संस्थापक था और वहाँ पे प्रवरसेन कह रहा था, और प्रवरसेन जो था वो विंध्य शक्ति का पुत्र था। प्रवरसेन जो था वो विंध्य शक्ति का पुत्र था। तो यहाँ गलत क्यों है, तो देखिए कह रहा है कि वाकटाक जो था वाकटाक वंश का राजा प्रवरसेन को कहा गया, लेकिन विंध्य शक्ति था और विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ये कह रहा है, लेकिन गलत है। यहाँ पे प्रवरसेन जो था, ठीक है, वो विंध्य शक्ति का पुत्र था, ये याद रखना है। यहाँ पे बाप को ही बेटा बना दिया है, तो इसलिए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें भीतरी पुलकेशियन द्वितीय, ये गलत है। अब हम देखते हैं क्यों गलत है। नासिक का संबंध किससे है, नासिक बिल्कुल सही है, गौतमी पुत्र से है। हाथी गुम्फा खारवेल से सही है। गिरनार रुद्रादमन प्रथम से सही है। तो इसका जो राइट आंसर हम देखेंगे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। गौतमी पुत्र जो सातकर्णी था वो सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था।
और इसके विषय में सूचना इसकी माँ गौतमी बलश्री जो थी वो नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। गौतमी बलश्री की थी, ठीक है, नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। और उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा जो था वो खारवेल की एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है। जो भीतरी स्तंभ लेख है उसका जो संबंध है वो गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त, उनसे है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, भीतरी का संबंध पुलकेशियन से, बिल्कुल गलत है। भीतरी का संबंध किससे था, गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त। और जबकि जो पुलकेशियन द्वितीय थे इनका संबंध था ऐहोल अभिलेख से, जो एक प्रशस्ति के रूप में इनकी भाषा संस्कृत थी। और रुद्रादमन प्रथम का जो जूनागढ़ था वो गिरनार से शक संवत का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह प्रशस्ति के रूप में इसकी विजय और व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण फारस की खाड़ी है और लाल सागर से होकर व्यापार करते हैं। कुषाण जो है वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। क्या कुषाणों की जो नौसेना थी वो उच्च कोटि की थी। आर तो इसमें गलत कह रहा है, क्यों गलत कह रहा है इसे पढ़ते हैं। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनमें यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का जो व्यापार था वो पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर से जलमार्ग से होता था। ठीक है, इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब ये तो पता है कि भाई इनका जो मतलब जलमार्ग मतलब जो फारस की खाड़ी थी, जो लाल सागर था, उससे इनका व्यापार तो होता था, लेकिन कहीं भी ये उल्लेख नहीं था कि इनकी जो सेना थी वो बहुत सशक्त थी, बहुत उच्च कोटि की थी। इसलिए हमारा जो कारण है वो गलत है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, हम इसका टफ क्वेश्चन में देखते हैं। ये है 72 नंबर क्वेश्चन। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें देखिए, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं उदयगिरी और खंडगिरी में, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्राकृतिक भी और कृत्रिम भी है। और उदयगिरी में 18 तथा खंडागिरी में 15 गुफाएं हैं, ये भी सही है। दूसरा भी, खंडागिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये सही है? नहीं। हम देखते हैं इसमें कि खंडागिरी एवं उदयगिरी की जो पहाड़ियां हैं जिन्हें कुमारगिरी एवं कुमारीगिरी के नाम से जाना जाता है, अपनी रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित हैं। ये गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो ये गुफाएं जो है ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित हैं। ठीक है, फिर है कि इनमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी 18 तथा खंडागिरी जो है वो 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो चेदी वंश के शासक खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। मतलब कौन सा जो है हाथी गुम्फा से प्राप्त होता है, तो ये है उदयगिरी का, ना कि खंडागिरी का। तो खंडागिरी के बारे में जो दिया है ये गलत है। ठीक है, खंडागिरी के बारे में जो दिया है वो गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा सही है। अब हम इसमें जो हमारा टफ क्वेश्चन की सीरीज में हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इसमें हम देखेंगे टफ क्वेश्चन, जैसे यहाँ दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन है। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। क्या ये सही है? हरिशेन जो था वो समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। हाँ, बिल्कुल सही है ये। और दूसरा कह रहा है उसने चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना हरिशेन ने की थी, ये गलत है। फिर तीसरा कह रहा है वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता की थी, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना इसने नहीं की थी। देखते हैं कि इलाहाबाद का प्रयागराज स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संदेह विग्रहिक एवं कवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख
अभिलेख है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की थी, जो कि वहाँ पे गलत है, हरिशेर को कह रहा है। इसलिए जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। इसमें गुप्त वंशीय शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती है। जो देवी चंद्रगुप्तम है ना, वो किसके बारे में संबंधित है? तो गुप्त वंशीय शासक थे रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश व उनके राज्य। तो इसमें हमारा कौन सा जो सही है इसका हो जाएगा, देखते हैं। तो देखिए धनंजय का संबंध किससे है? तो ये कुस्तलपुर से है। फिर है नीलराज अवमुक्त, फिर है उग्रसेन का पालका, और विष्णुगुप्त का संबंध था कांची से। धनंजय कहाँ पे? तो कुस्तलपुर। नीलराज तो नीला राज था, नीला प्रशासन था, जहर वाला प्रशासन था नीलराज, उससे हम मुक्त हो गए, अवमुक्त हो गया। उग्रसेन उग्र हुए हैं क्योंकि उन्हें कोई पाल नहीं रखा है, तो इसलिए वो उग्र हुए हैं। थोड़ा सा हम रिलेट कर दे रहे हैं ताकि गलत ना हो। विष्णुगुप्त तो गोप्त तो विष्णु जी कांची। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी अब होगी क्योंकि मैं ना कोशिश करूँगी ना कि 1 से 2 वीडियो में ही सब कुछ कवर हो जाए, कोशिश तो है, बाकी देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल जो थी वो 33 ग्रेन हुआ करती थी। सही है। पढ़ते हैं यहाँ पे कि शक विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुकरण पर पहली बार रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था। इन मुद्राओं का जो वजन था वो सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक था तथा प्रश्नगत दोनों सही हैं। तो ए और दोनों जो है वो सही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट 1 लाइनर दिया हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सी हो जाएगा प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा, जो गुहा अभिलेख है ये गलत है। उदयगिरी गुहा अभिलेख का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। बाकी देखते हैं कि जो मंदसौर अभिलेख है ये कुमारगुप्त से संबंधित है। ठीक है, मंद कुमार मुस्कुराते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। तक्षशिला अभिलेख तो पथिक है, तक्ष मतलब तक्षशिला, शिला जो है पथ में पड़ता है, पथिक। फिर एरड़ अभिलेख समुद्रगुप्त का है, तो एरड़ से भी समुद्रगुप्त याद के। उदयगिरी अभिलेख जो है, उदयगिरी गुहा अभिलेख वो चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ना कि ये प्रभावती गुप्ता से है। ठीक है, प्रभावती गुप्ता का जो कोई अभिलेख ही नहीं प्राप्त है, ये नाम जो है ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, शासक एवं रानियाँ दिया हुआ है। इसमें शासक एवं रानियाँ हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं जैसे हैं कि चंद्रगुप्त की कौन सी रानी थी? तो कुमार देवी थी, और समुद्रगुप्त की दत्ता देवी थी। जैसे समुद्र का जो पानी होता है ना वो खारा होता है, और जब वो पानी दांत पे पड़ता है ना तो दांत खट्टे हो जाते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए कि समुद्रगुप्त की दत्ता देवी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन थी? तो कुबेर नागा थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन थी? कुबेर नागा थी। और कुमारगुप्त प्रथम की कौन थी? अनंत देवी थी। अनंत देवी कुमारगुप्त प्रथम की थी। उसके बाद से यहाँ पे दिया है गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या होता है? तो पहले भुक्ति है, फिर विषय है, फिर विधि है, फिर ग्राम है। भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। पहले भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि और ग्राम, इसको रट लेना है। तो भक्त को किसी भी विषय से कोई मतलब नहीं होता है, उसका सिर्फ एक ही होता है कि हमें इस तिथि में ग्राम जाना है, मतलब जिस तिथि पे पूजा होती है, बस रट लेना है कि भुक्त, विषय, तिथि, ग्राम, ऐसे। विधि को तिथि याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन ही आर में दिखेंगे। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। भारत ने क्या किया था कि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध जो था वो बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी की इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? क्या इसमें हो सकती है? तो इसमें ये हो सकती है ना कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी का
पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण यही था कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली जो मानसूनी हवाएं थी, इसके द्वारा समुद्री यात्रा का जो यात्रा था वो सुगम होना था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेष्ठी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। क्या ये सही है? गलत है, ये पहला जो है वो गलत है। दूसरा देखते हैं, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार था। तो दूसरा और तीसरा जो है इसमें सही है। हम एक बार पढ़ लेते हैं कि पहला गलत क्यों है। तो देखिए, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का बहुत विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार को समुचित संचालन के लिए स्थापित की जाती थी। जो भी व्यापारी थे ना, उनकी मतलब जो व्यापार है वो संचालित जो संचालन उसका मतलब समुचित रूप से वो स्थापित की जाती थी। इसीलिए श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों एवं मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था, और यहाँ पे राजा को प्रमुख बता रहा है, लेकिन प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा की श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियों जो थी, श्रेणियाँ अपने नियम स्वयं बनाती थी। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों का काफ़ी महत्व प्राप्त होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखते हैं इसमें, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। पहला ये कह रहा है कि प्रथम सदी इस सदी में ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। तो पहला सही है। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये गलत है, ठीक है। और पाँचवीं सदी में ईस्वी के कोण में के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथे में कह रहा है कि सातवीं सदी ईस्वी के चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। इसमें क्या सही है? तो इसमें है पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। लेकिन ये जो मानव शरीर का जो तीसरा मतलब बता रहा है कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों का जो प्रत्यारोपण है वो तीसरे से संबंधित है। इसका हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल के वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है। इस काल में जो प्रथम शताब्दी थी ईस्वी तक शैल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। तो ये तो गलत है। गुप्त काल में गणित क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। 5वीं सदी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या, कोज्या और उत्क्रम ज्या के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। तो ये जो ज्या भी देख सकता है, कोज्या भी दे सकता है, मतलब साइन, कोसाइन और उत्क्रम ज्या, ठीक है। इनके सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे 5वीं सदी में। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम में इनका उल्लेख है। मतलब ये जो 5वीं सदी में ये 3 प्रकार की जो त्रिकोणमिति स्टार्ट हुई थी, इसका जो उल्लेख हम देखेंगे तो सूर्य सिद्धांत में और आर्यभट्टियम में इनका उल्लेख है। 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त और द्वारा चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरी सदी के, मतलब ये जो प्रत्यारोपण तो था ही नहीं, लेकिन इनके मतलब पहला और तीसरा चौथा सही है और तीसरा जो है गलत है। पहला सही है और तीसरा सही, चौथा सही, दूसरा गलत है, सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें वन लाइनर है। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 61 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि अशोक का संबंध, तो अशोक को प्रियदर्शनी कहते थे। समुद्रगुप्त को परक्रमांक कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहते थे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सभी यहाँ पे हम देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय गुप्त वंश के समय के संदर्भ में नगर
घंटासाला, कदुरा और चौल किस लिए विख्यात थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में। ठीक है, तो जो घंटासाला था, कदुरा था, चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे जहाँ से विदेशी व्यापार किया जाता था। घंटासाला एवं कदुरा जहाँ पूर्वी तटीय बंदरगाह शहर थे, वहीं चौल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें, ये दिया है चीनी यात्री था सुंग यून, भारत की यात्रा की थी, कब इसने की थी? तो देखिए 518 से 521 ईस्वी तक इसने भारत की यात्रा की थी और ये 3 वर्षों तक यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित किया था। सुंग यून चीनी यात्री था ये सुंग यून। फिर हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम दृष्टि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। श्रम अर्थात वृष्टि। पढ़ लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुहालेख, प्रभावती गुप्ता के ऋद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में विशिष्टि को अन्य करों के साथ रखा गया था। यद्यपि बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है। पूछते हैं बेगार प्रथा का जो प्रमाण है वो मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में वो विभिन्न अवसरों पर राजा के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक रूप बन गया था। इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों एवं कृषकों का अनिवार्य रूप से राजा या राजा के लिए श्रम करना ही होता था, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यह प्रथा मध्य प्रदेश के काठियावाड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। बेगार की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकार जैसे नियम नहीं था। यह सभी श्रमिकों पर लागू होती थी। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसे राज्य की आय का स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। उसके बाद है शुद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 88 नंबर कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। इसमें कह रहा है कि कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं, क्या ये सही है? हाँ, कथन फर्स्ट जो है सही है। कपिल जो थे, हाँ, कपिल की संख्या मैंने ऐसे याद किया था कि कपिल की फैन की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति की जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैव सत्ता द्वारा नहीं। मतलब अगर किसी व्यक्ति की जीवन प्रकृति जो है ना वो प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैव सत्ता द्वारा नहीं। एक कथन और जो कारण है, मतलब कथन दोनों सही कह रहा है। महर्षि कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यह दर्शन युक्तियुक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करते थे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सारा वन लाइनर हम स्किप करते हैं, वन लाइनर स्किप करेंगे। हम ये देखते हैं दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तरीके। जैसे दिया हुआ है न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन का संबंध किससे था? न्याय दर्शन तार्किक चिंतन था। मीमांसा वैदिक अनुष्ठान करना, और सांख्य दर्शन तो ये वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण था, और वेदांत दर्शन जो था आत्मज्ञान था। 4 3 1 2। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन था, और फिर मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना था, फिर है सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिकरण था, और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान था। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, एक बार हम दर्शन प्रवर्तक न्याय गौतम बुद्ध करते हैं। पूर्व मीमांसा तो पूर्व में मीमांसा जैमिनी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा। हम वेदांत दर्शन को ऐसे भी कर सकते हैं, वेदों के बारे में किसी से पूछो या फिर उत्तर किसी से मांगो। उत्तर अगर किसी से मांगो ना तो वो इंसान ना क्या करता है, कहता बाद में देंगे, तो वादरायण हो जाएगा। और जैमिनी, जब उत्तर मीमांसा का पता रहेगा वादरायण, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, पूर्व मीमांसा के लिए जैमिनी। वैशेषिक दर्शन तो विशेष थे कर्ण जो थे वो विशेष थे कणाद मुनि। योग तो पतंजलि से है, ये तो सबको याद होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टफ क्वेश्चन की सीरीज में। सारा यहाँ वन लाइनर ये दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम संवत जो है ये तो 58 ईस्वी से पूर्व से संबंधित है। विक्रम संवत 58 से। शक संवत तो ये है 78 ईस्वी से, 78 ईस्वी से शक संवत है। उसके बाद दिया हुआ है
गुप्त संवत्सर। गुप्त संवत्सर का संबंध है 320 ईस्वी से है। और उसके बाद है कली संवत्सर का, तो 3102 ईस्वी पूर्व से है। विक्रम संवत जो है वो 58 है। शुक्र संवत जो है वो 78 है। और गुप्त शुक्र नहीं, शक है 78 से। मतलब देखिए, विक्रम 58 और शक 78, गुप्त 320 और कली तो 3102। इसे ऐसे याद रख लीजिए इसको। फिर यहाँ पे दिया हुआ है विक्रम संवत तो 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है। शक 78 ईस्वी से, ये भी सही है। गुप्त काल 320 वहाँ दिया था, 319 से सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग जो है वो 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, 1 2 3 4 सही है। पढ़ लेते हैं एक बार हम इसको। विक्रम संवत 58 ईस्वी और अथवा 57 ईस्वी पूर्व से। और जो विक्रम था 58 भी कहीं देखा, कहीं 57 भी। शक तो है 78 से। यद्यपि गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी, तथापि गुप्त काल के प्रारंभ से तात्पर्य गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल के आरंभ में 319 ईस्वी में गुप्त वाला था। यद्यपि 8वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्रांत को अधिकृत कर लिया गया था, परंतु भारत में मुसलमान शासक का जो युग था मोहम्मद गौरी की तराइन युद्ध के विजय में 1192 ईस्वी में प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार प्रश्न का चारों कथन सही है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आयोग की मान्यता पर निर्धारित होते हैं। यह प्रश्न भी ऐसे ही प्रश्नों में से एक है। यदि गुप्त काल के प्रारंभ में आश्रय श्रीगुप्त से हो तो भारत का मुस्लिम शासन का युग 1206 हो जाएगा और गुलाम वंश की स्थापना से माना जाएगा। लेकिन अभी अभिष्ट विकल्प ए होगा। इस प्रकार कथन 3 को सही और कथन 4 को गलत मानने पर अभिष्ट विकल्प सी हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम मतलब डी मान रहे हैं। उसके बाद गधैया था। गधैया क्या था? सिक्का था। गधैया एक प्रकार का रजत सिक्का था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे टफ क्वेश्चन की सीरीज में 127 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दिया है सर्ववर्मन। क्या ये गया ताम्रपत्र संबंधित है? गलत है। सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा अभिलेख अशीरगढ़ से प्राप्त हुआ है। जो ताम्रपत्र था ना वो गया से नहीं प्राप्त हुआ, अशीरगढ़ से प्राप्त हुआ है। गलत है। ईश्वर वर्मन का जौनपुर प्रस्तर अभिलेख है। ईशान वर्मन का हरहा पाषाण अभिलेख है। जीवित गुप्ता का देवबरनाक अभिलेख है। ईश्वर जन जन में है तो जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। ईशान जो है, ईशान हमेशा हरी भरी बातें करता है, हरहा पाषाण अभिलेख। जीवित रहो तो जीवित रहना है तो देव के बन के रहो तो देवबरनाक। सर्वशिर मतलब सर्वशिर अशीरगढ़। नेक्स्ट है गुप्त वंश के पतन को से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? ये हम देखते हैं। मतलब उत्तर भारत से किन राज्यों का शासन था? तो पहले मगध के गुप्त, मालवा का परमाण नहीं होगा, मगध के गुप्त। तीसरा थानेश्वर के पुष्यभूति। फिर है कन्नौज के मौखरी। 5वां नहीं है, देवगिरी के यादव नहीं है, वल्लभी के मैत्रक हैं। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य एक शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण एवं विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गईं। इस दौरान अनेक स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों का शासन था। कौन कौन से? जैसे मगध की गुप्त का था। अब यहाँ से मिला लीजिए एक बार, मैं फॉन्ट जो है उसको छोटा कर रही हूँ, यहाँ से मिला सकते हैं कि क्या था। मगध की गुप्त का था। फिर थानेश्वर की पुष्यभूति, गुप्त फिर पुष्यभूति, फिर कन्नौज के मौखरी, फिर है वल्लभी के मैत्रक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या था? 1 3 4 6। यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार और। मगध की गुप्त, थानेश्वर की पुष्यभूति, उसके बाद चौथा दिया है कन्नौज के मौखरी, उसके बाद है वल्लभी के मैत्रक। इसमें जो देवगिरी के यादव और मालवा के परमाण नहीं थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन की सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। 142 भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब हेनसांग ने जो था
मतलब इन्हें ह्वेनसांग जो थे इन्होंने क्या किया था, वर्णन किया था। तो इसमें हम देखते हैं ना कि जो भारत की यात्रा करने वाला जो चीनी यात्री था युआन च्वांग हेनसांग, जो तत्कालीन भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया था। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सही है? ये कह रहा है कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित है, तो ये गलत है पहला। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सख्त परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति के निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय का साधन थे, दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि व्यापारियों के नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था, दूसरा और तीसरा जो इसमें सही है। पढ़ते हैं हम इसको कि जब ह्वेनसांग मतलब आया था तो भारत की दशा के बारे में कुछ बताया था। जैसे कहा था कि सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था, और यहाँ लिखा है सुरक्षित था। ह्वेनसांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। इस प्रकार कथन जो गलत है पहला। ह्वेनसांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। इसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। तो 2 और 3 जो है वो सही है, बाकी जो है वो गलत है। पहला कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तरवर्षकालीन स्त्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? इसमें हो जाएगा विनिमय पत्र। विनिमय पत्र जो है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 157। कथन कह रहा है सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। जो सामंतवाद का विकास था वो गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना का प्रमुख विशेषता थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बता रहा है यहाँ पे। इस काल के में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। ये यार दोनों सही कह रहा है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं कि सामंतवाद का जो विकास था वो गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। और इस काल में क्या था कि भूस्वामी जो थे मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग में अस्तित्व में आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 158। चीनी यात्री चीनी यात्री था फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। क्या ये सही है? डी तो कह रहा नहीं 1 नहीं 2। देखते हैं कि जो चीनी यात्री फायान था वो गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी यात्री जो था ह्वेनसांग, फायान तो चंद्रगुप्त द्वितीय में आया था, कनिष्क से नहीं। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष जो था वे ह्वेनसांग से मिलने के लिए पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। ह्वेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का राजश्रय प्रदान किया था, अतः वह पूर्ण बौद्ध बन गया था। लेकिन यहाँ प्रतिरोधी पाया, ये गलत कह रहा है कि जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग जब हर्ष से मिला तो हर्षवर्धन को वो बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो जब मिला उसके बाद वो पूर्णतः बौद्ध बन गया था। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो 1 व 2 दोनों गलत है। फायान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और यहाँ कनिष्क का नाम दिया, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे टफ क्वेश्चन ही नहीं होते हैं, मेरे से तो टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है, बट वीडियो के थ्रू हो जा रहे हैं, ऐसे में मेरे से टफ क्वेश्चन मैं स्किप कर देती थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि फायान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासन के काल के दौरान भारत आया था। पहले ही गलत है क्योंकि हर्ष के शासन के समय ह्वेनसांग आया था। हाथ से पकड़ लीजिए। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के काल, तो गलत है ना। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय में आया था और हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था। ऊपर नीचे दे दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। गुप्त शासक हम देखेंगे कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो विक्रमादित्य के शासनकाल में फायान नामक चीनी यात्री भारत आया था और इसके द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर तत्कालीन भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक आदि दशा का वर्णन प्राप्त होता है। हर्षवर्धन के शासनकाल की प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। इसके द्वारा लिखी गए ग्रंथ थी CU की तत्कालीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि दशा का वर्णन करती है। इसमें देखिए ना विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष दिया है, जैसे कि फायान कब आया था।
फायान जो है भारत भ्रमण का काल इसका 10 वर्ष तक ये रहा, जैसे कि 402 से 412 ईस्वी तक रहा फायान। 402 से 412 ये गलत दिया है। ह्वेनसांग उसकी चीनी कुल यात्रा की अवधि 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रही। ह्वेनसांग का भारत भ्रमण 629 से 645 ईस्वी तक, और इत्सिंग का जो था वो 671 से 695, जबकि अलमसूदी का 915 से 916। तो इसमें सारा गलत ही दिया, एक बार देख लीजिए। फायान का क्या है, तो 399 भी से 414 ईस्वी, और ह्वेनसांग का 629 से 645, इत्सिंग का 671 से 695, और मसूदी का 915 से 16। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला दिया है इसमें, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू ज़ईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। क्या ये सही है? सी ऑप्शन दोनों कह रहा है इसमें सही है, एक व दो दोनों सही है। एक बार हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि मुल्तान का जो सूर्य मंदिर का उल्लेख है वो ह्वेनसांग, अबू ज़ईद, अल मसूदी द्वारा अल बरूनी ने किया था, अतः कथन सही है। और फिर यहाँ दिया सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, दो भी जो है ये सही है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। मतलब इसमें सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व बताए हैं, तो अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व के आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, दूसरा सही है। और फिर कह रहा है, सामंत एवं उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध का बनना, बी है। 2 व 3 सही है। पढ़ते हैं, सामंत शब्द का जो उल्लेख है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। स्वतंत्र अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया गया। सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ था और राजपूत काल तक का आते आते यह समाज पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल तक प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही। इस व्यवस्था का चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सामंती के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई। अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः सामंतों पर ही आश्रित रहने लगे। सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण शक कुषाण युग के में स्पष्ट होने लगते थे। इस समय ग्रामों में ग्रामपतियों का एक संपन्न वर्ग उठ खड़ा हुआ, जिसके अधीनता में निर्धन किसान वर्ग था। उसके साथ ही विदेश जातियों ने कुलीन शासन वर्ग का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया जाता था, अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो सी कह रहा है कि उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, ये सही नहीं है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बिल्कुल सही है। उन्होंने उन्होंने प्रयाग का तीर्थराज नाम दिया, बिल्कुल सही है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी सही है। ये क्यों गलत है देख लेते हैं कि शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म जो है वो केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। शंकराचार्य के समय में बौद्ध एवं जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदू तत्व समाप्त हो जा रहा था। इसी को रोकने के लिए इन्होंने वेदांत पर बल दिया था। हिंदू धर्म के उन्हीं उत्थानों के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की थी। उनके दर्शन अद्वैत वेदांत के नाम से जाने जाते हैं। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण है, श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में है दक्षिण भारत में, द्वारका गुजरात में है पश्चिम में, और पूरी उड़ीसा में है पूर्व में, और ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में है। इसमें क्या रहा है कि उन्होंने क्या कि सॉरी देखिए,
मैंने गलत पढ़ दिया है, देखिए शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है तो सी हो जाएगा। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। सॉरी, मेरे से गलती हो गया। बौद्ध व जैन धर्मों का विस्तार पर रोक लगाई, ये सही था। ठीक है, क्योंकि भाई हिंदू का जो था ना वो कम होते जा रहा था। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये गलत था, ये गलत था। बाकी देखिए सब सही, एक्सप्लेनेशन पढ़ने पे समझ में आया। फिर एक ये है, शंकराचार्य द्वारा 4 मठ कौन कौन से थे? तो सी है जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, सी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है दरबारी कवि और राजा, तो बी हो जाएगा इसमें। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में थे, हरिशेन समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन। नेक्स्ट है यहाँ पे कूट दिया है और सही उत्तर चुनिए। तो देखिए भोज का संबंध धार से, दुर्गावती का गोंडवाना, समुद्रगुप्त विदिशा और फिर है अशोक का उज्जैन। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भीलसा मध्य प्रदेश में है, सही है, और गिरनार गुजरात में है, सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटक में है, और यहीं पे स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हरियाणा में है। कहाँ पे है ये? एचआर मतलब हरियाणा में है। तो यहाँ पे हमारा जो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला है इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। और थैंक्स फॉर